पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लेकर के आया हूं, जिसमें इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है आपको समझाने का प्रयास करूंगा। न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। न्यूटन में आपको पहले जो पढ़ना होता है मोमेंटम, क्योंकि ये मोमेंटम से रिलेटेड रखता है। ये सिंपल कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होता है। तो पहला चीज़ हम लोग को ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले संवेग से। संवेग को समझने के लिए एक फेनोमेना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा है, ठीक है, और यहाँ से एक पाथ पे है, पाथ से एक मान लीजिए कि 10 kg का बॉक्स है जो इस डायरेक्शन में कुछ स्पीड से आ रहा है, जो इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। दूसरा 10 kg का, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, स्पीड सेम लेते हैं, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे इसको 100 kg कर देते हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट उस बंदा की तरफ से आ रहा है, क्लियर है। एक कितना 10 kg का है, दूसरा है 100 kg का। दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, और दोनों क्या कर रहा है, उसके साइड में जाने का प्रयास कर रहा है। प्रयास कैसे जा रहा है, तो अब आपसे पूछा जाता है कि बंदा पहले किसको रोकेगा। अगर इंटेलिजेंट है तो बंदा अगर मोमेंटम जानता है, मोमेंटम के बारे में, संवेग के बारे में जानता है, तो पहला वो बॉक्स को रोकेगा जो कम मास होगा और कम स्पीड होगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा। यहाँ पे ये तेज अगर इंटेलिजेंट है तो पहला देखेगा कि स्पीड दोनों का कैसा है, तो दिख रहा है कि दोनों का सेम है, तो क्या करेगा, मास को देखना शुरू करेगा। मास को देखेगा तो देखेगा कि मास किसका कम है, तो ऊपर वाले को कम है, तो पहले इसको रोकेगा, इसको जाने देगा, जाने दो है। अब समझने आए कि इसको मोमेंटम देखा, क्यों देखा इस बात को, इसको इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक्चुअली इसको रोकना, ये रोका इसलिए मोमेंटम देखा क्योंकि इसको रोकना आसान हो जाएगा, और इसको रोकना, नीचे वाला जिसका मास ज़्यादा है उसको रोकना टफ हो जाएगा, शायद रोक भी ना पाए। जैसा सिंपल कहानी आप समझ सकते हैं, अगर कोई आदमी सामने से आ रहा हो तो उसको आप रोक सकते हैं, और कोई हाथी सामने से आ रहा हो, सिर्फ स्पीड सेम ही हो, तो क्या आप हाथी को रोकेंगे? पहले ही आप सिलेंडर बोल देंगे कि भाई ये हमसे नहीं रोकाएगा, ऐसे भी रोकाएगा भी नहीं। रीज़न क्या है, एक आदमी है और एक हाथी है। एक आदमी आपके तरफ जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से एक हाथी आ रहा है, स्पीड दोनों का तो सेम है, तो रोक सकते हैं आसानी से। लेकिन वहाँ पे आपको दिमाग यूज़ कर रहे हैं कि इस आदमी को हम लोग रोक क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ एनर्जी, इसका मोमेंट क्या है, कम है। और हाथी को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि उसका मोमेंट ज़्यादा है। ये जो मोमेंट है ये क्या है, यही चीज़ ये दिखाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना आसान हो जाता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ से हम लोग फार्मूला क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से आपको एक क्लियर होता है कि मोमेंट कुछ यहाँ से ये काम करने का प्रयास करता है, मतलब कि वो लाइट ऑब्जेक्ट और हेवी मासेस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ही रोक सकते हैं ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, समझिएगा, एक ये ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, ठीक है, और एक दूसरा है जो इस डायरेक्शन में मोशन में है, तो आपको यहाँ पे आप खड़े हैं, अब सिंपल सी कहानी है, रोकने के लिए कहा जाता है तो किसको रोकेंगे, ठीक है ना। अब जो रुका हुआ उसको रोकना क्या है, उस पर फोर्स लगाएं या कुछ भी करें तो उसको कोई मतलब ही नहीं होता। ये मोशन कर रहा है तो आप इसको रोकोगे। अब इसको रोकोगे तो इसमें क्या क्या चीज़ पे तुम ध्यान दोगे, एक तो स्पीड पे ध्यान दोगे, और दूसरा ये मास है तो मास पे ध्यान दोगे। ये दोनों चीज़ को अगर देख लो कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो हम लोग ये क्लियर कर लेंगे कि भाई किसको रोकना है और कौन सा रुका हुआ है। यहाँ पे तो ये रुका हुआ है, ये तो रुका हुआ है, मतलब v इसका 0 है, वेलोसिटी 0 है, मतलब वेग इसका 0 है, मास इसके पास है, तो ये रोकने क्यों जाएगा, वो तो रुका हुआ है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग मोमेंटम पढ़ते हैं तो वहाँ पे मोशन होता है तो ही वहाँ पे मोमेंटम होता है। मोशन अगर नहीं हो रहा तो वहाँ पे मोमेंटम नहीं होता है। और ये क्या दिखाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव सोचे तो भाई एक कितना मास इम्पैक्ट कर रहा है या फिर किसी को कितना नुकसान पहुँचा सकता है, ये मोमेंट आपको दिखाने का प्रयास करता है। एक और केस लेते हैं, समझिएगा, ये बंदा है यहाँ पे, और यहाँ पे मास है एकदम छोटा सा मास ले लेता है 0.5 ग्राम का, ठीक है,
और एक दूसरा मास लेते हैं, क्लियर है, एक दूसरा मास लेते हैं 10, चलिए 10 kg का। अब ये आपके तरफ 100, चलिए 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, और ये आपकी तरफ सपोज 100 किलोमीटर 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, मीटर किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड से आ रहा है आपके तरफ। अब यहाँ पे हमको सोचना है कि किसको रोकना आसान होगा, तो पहले मोमेंटम देखेंगे। इस केस में तो दोनों का स्पीड सेम था, तो हम लोग क्या देखें, मास देखें, जिसका मास कम है उसको रोकेंगे। लेकिन इस केस में क्या करें, पहला ये स्पीड को देखा तो स्पीड क्या है, दोनों का सेम है, तो चलो स्पीड तो काम बन गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मास को, ये मास 10 ही ग्राम लेते हैं, क्लियर, ठीक है, गद्दर दोनों का ग्राम में ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर, 10 ग्राम लेते हैं। अब यहाँ पे इसको देखें तो इसका तो मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो रोकना किसको आसान होगा, तो देखना अब यहाँ पे देखोगे रोकना, अब सोचोगे इसका स्पीड है, मास इसका क्या है, कम है, तो इसको रोकना आसान होगा। इससे कंपेयर करें, इसका मास ज़्यादा है तो इसको रोकना टफ होगा, स्पीड दोनों का सेम है, तो यहाँ पे मास कम है तो यहाँ पे इसको रोकना क्या हो जाता है, आसान हो जाएगा। तो ये सेम फेनोमेना से यहाँ पे ये हो गया है। मैं लेना चाह रहा था दोनों का मास सेम करके और स्पीड अलग लेना चाह रहा था, ठीक है, तो ये तो फ्लफ कर गया बात। चलिए इसी चीज़ को यहाँ पे ए है एक और एक ए है, ए है आपको 1 kg का ऑब्जेक्ट और ये भी है 1 kg का ऑब्जेक्ट। ये आपके तरफ 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है और ये आपके पास 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है। आप यहाँ पे दोनों को रोकने के लिए तैयार हो, और उसको रोकने का कंडीशन है कि जिसको आप रोकना आसान हो जाए, जिससे आपके ऊपर इम्पैक्ट कम करे, चोट कम लगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहला टारगेट इस केस में आप क्या देखो, पहले स्पीड को देखो, तो इस स्पीड, इसमें भी देखो पहले स्पीड को, स्पीड दोनों का क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पे स्पीड क्या है, डिफरेंट है, वहाँ स्पीड सेम था तो हम लोग क्या देखें, मास को देखें, मास क्या था, दोनों का अलग था, तो जिसका मास कम है उसको रोकना आसान हो जाता है। यहाँ पे पहला अब क्या किए, स्पीड देखें तो स्पीड क्या है, इसका ज़्यादा है, इसका स्पीड ज़्यादा है, और फिर उसके बाद देखो कि भाई मास भी देख लो, तो मास क्या है, दोनों का सेम है, तो आज स्पीड जिसका ज़्यादा है उसको रोकना क्या है, टफ हो जाएगा, जिसका स्पीड ज़्यादा है उसको रोकना टफ हो जाएगा, जिसका स्पीड कम है उसको रोक लो। तो इसका स्पीड कम है तो इसको आप पहले क्या करोगे, रोकोगे, अगर तेज आदमी है तो। इसको क्यों नहीं रोकेगा, क्योंकि इसका मोमेंट जो है इसका ज़्यादा है, मोमेंट इसका क्या है, ज़्यादा है। ऐसे नॉर्मल से बात करो, दोनों का मास सेम है, तो यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो कि इसका स्पीड ज़्यादा है इसलिए नहीं रोक रहे हैं, इस मास का स्पीड ज़्यादा है इसलिए नहीं रोक रहे हैं। लेकिन हर जगह एक काम सोचोगे तो बात नहीं बनेगा, समझो। यहाँ पे एक ले लेते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं, ये 10 kg का ऑब्जेक्ट और ये 20 kg का ऑब्जेक्ट, ये मान लो चलो यहाँ पे 50 ले लेते हैं, मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, और ये आपके तरफ चलो इसको ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ आप खड़े हो, अब आपको रोकना है, तो आप किसको पहले देखोगे, सोचो। अब पहला काम करोगे, चलो मास को देख लेते हैं, मास दोनों का क्या है, डिफरेंट है। इस केस में तो कोई एक सेम था तो हम लोग उसको देख के उसको इग्नोर करते थे, फिर आगे बढ़ते थे मोशन पे। इस केस में देखा मास, भाई बात तो नहीं बना, अगर मास को देखे तो रोकना इसको आसान होता, फिर आ गया दौड़ के फोर्स। अच्छा फोर्स देखा तो इसका क्या है, स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है। अगर स्पीड के अकॉर्डिंग मैं रोकना चाहूँ तो पहले इसको रोकूंगा क्योंकि स्पीड कम है, और मास के अकॉर्डिंग रोकूंगा तो किसको रोकूंगा, तो इसको रोकूंगा क्योंकि मास जिसका कम है उसको रोकना आसान होगा। अब बताओ किसको रोकूं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न होने लगेगा कि भाई सिर्फ हम लोग दिमाग यूज़ नहीं कर सकते थे, तो वहाँ से एक टर्म क्रिएट किया, ये जो इम्पैक्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ से टर्म क्रिएट किया कि भाई तुम एक्चुअली ये सब क्या देख रहे हो तुम मोमेंटम मतलब देख क्या रहे हो, मोमेंटम मतलब तुम देख रहे हो संवेग, तो संवेग निकाल लो तुम और तब पता कर लो कि भाई कौन सा रोकना आसान हो जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट हुआ संवेग का कि मोमेंटम इक्वल टू, भाई मास देख लो, मतलब मास मतलब द्रव्यमान और इनटू कर दो कौन चीज से, वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी मतलब कौन चीज से, वेग को, ठीक है, तो द्रव्यमान इनटू कौन चीज होता है, वेग होता है। अब देखो यहाँ पे, अब इस केस में तो हम लोग आसान हो गया, इसमें चेक कर लिए हैं। इस केस में देखना है, इसमें किसको रोकना आपको आसान था,
मास जिसका कम है। तो देखना एक आसान इसका मतलब है इसका मोमेंटम कम होगा। कैसे देखना, इसका मोमेंटम निकाल लो, क्या होता है मास, तो एम को मास से इंडिकेट करते हैं और वी को वेलोसिटी से इंडिकेट करते हैं। तो देखो तो मास कितना है 10, स्पीड कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 100। अच्छा इस केस में देखो इसका P2 मास इंटू स्पीड, तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000। ये क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है तो इसको रोकना मुश्किल है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, ऊपर वाला रोक रहे थे, है ना। अब इस केस में आ जाओ, इसमें किसको रोक रहे तो तुम, इसको रोक रहे थे। क्यों रोक रहे हो, क्योंकि स्पीड देखो मास दोनों का सेम है। एक्चुअली स्पीड हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है इसका 1 kg, वेलोसिटी कितना है तो 10। यूनिट पे पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना भाई, ऐसा नहीं कि यूनिट के लिए कमेंट में करने लगा 1 kg मीटर, है ना। तो चलिए ठीक है, यूनिट भी हालांकि ठीक है, न्यूटन मीटर भी आएगा। तो ये हो गया, तो इसका कितना हो गया 10, इसका निकालिए, इसका कितना जाएगा 1 इंटू 100 मतलब 100। तो इसको क्यों नहीं रोक रहे थे आप, समझ पा रहे क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, इसको क्यों नहीं रोक रहे थे, इसको क्यों नहीं रोके, क्योंकि इसका मोमेंटम क्या था, ज़्यादा था, संवेग क्या था, ज़्यादा था। इसको क्यों रोक रहे हो, क्योंकि इसका संवेग कम है। तो उस केस में, तो इस दोनों केस में हम लोग को दिख जा रहा था कि अच्छा इसको देख करके चलते हैं, इस केस में नहीं दिखा। तो अब देखना यहाँ से अब हम लोग डिफाइन करते हैं भाई किसको रोके। तो इसका पहले क्या करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, मास इंटू इस जो स्पीड है, तो 50 कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना 500, इसका हो गया मोमेंटम 500। चलिए इसका निकालिए, P2 या P1 का है, ये 20 गुने 40, तो कितना 4 दूना 8 0 0। देखना ये 500 या ये 800 है, इसका मतलब तुम किसको रोकेगा, इसको रोकेगा, ऊपर वाले का। जिसका क्या है मोमेंटम कम है उसको रोकना आसान है, मोमेंटम ज़्यादा है तो रोकना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अब हाथी और वही चीज़, हाथी और आदमी को, हाथी को रोकना इसलिए आसान, सॉरी आदमी को रोकना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि उसका मोमेंटम कम होता है, मास भी कम होता है, स्पीड भी तो सेम ही है। और हाथी को रोकना इसलिए दिक्कत होता है कि उसका मास ज़्यादा होता है, स्पीड तो दोनों का सेम है, मास ज़्यादा होता है। तो वहाँ से एक्चुअली हम लोग मास स्पीड नहीं देख करके हम लोग मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम का रिलेशन यहाँ से क्लियर कर लिए कि मास, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको क्या, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम लिख लेंगे इसको, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। ये क्या कहता है, ये सिंपल बात कहता है, सिंपल क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज, the rate of change of momentum of body, कौन चीज of body is directly proportional to the applied force। ठीक, ये बात कहता है। अब समझना, ये प्रोपोर्शनल को हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती, है ना। ये दो तरह से होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक समानुपाती होता है। यहाँ पे हम लोग इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती की बात नहीं कर रहे हैं, ये समानुपाती की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे देखिएगा चेंज किस चीज़ में, मोमेंटम में। चेंज किस चीज़ में, मोमेंटम में। मान लीजिए एक बॉक्स है यहाँ पे, इस स्पीड से u के स्पीड से जा रहा है, मास इसका क्या है m है, और कुछ टाइम बाद इसका स्पीड v हो गया और मास तो बढ़ेगा नहीं, ये तो यहीं रहेगा। इस केस में यहाँ पे अगर पूछ दे मोमेंटम कितना है तो इसका नाम p1 दे दे क्या, या फिर pi करते हैं, pi मतलब प्रारंभिक मोमेंटम, मतलब प्रारंभिक संवेग। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास से है, वेलोसिटी ये हो गया v, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग। अच्छा इसको फाइनल, अब लास्ट में हम लोग देख रहे हैं फाइनल, तो इसको f लिखते हैं फाइनल को, मतलब अंतिम संवेग। तो ये कितना हो जाएगा, मास इंटू कौन चीज, वेलोसिटी। ये क्लियर है। अब चेंज इन कौन चीज पूछा है, चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंट। तो चेंज देखना, चेंज इन कौन चीज, मोमेंटम, है ना, कौन चीज,
संवेग में बदलाव, ठीक है, संवेग में बदलाव। अब कितना बदलाव हुआ, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे बढ़ा है तो बड़ा वाला में से क्या करते हैं, छोटा को माइनस करते हैं, याद रखेंगे। तो फाइनल मोमेंटम में से माइनस करते हैं इनिशियल, पी है, ठीक है, मोमेंटम एफ लिखा रहा है। मोमेंटम को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, ये बात पहले ही बताना चाहिए था। मोमेंटम को पी से इंडिकेट करते हैं तो एम भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो मोमेंटम को याद रखिएगा, पी से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया कौन चीज़, फाइनल में से क्या करते हैं, इनिशियल को माइनस करते हैं। तो फाइनल कितना है, एम भी, इनिशियल कितना है, एम यू, ठीक है। और चेंज इन कॉन्शियस मोमेंटम मतलब संवेग में बदलाव को हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल पी से, कॉन्शियस डेल पी। तो डेल पी इजकल टू, देखें दोनों में मास कॉमन ले लेके, तो मास भी माइनस कितना हो गया, यू हो गया। एक किसका सिर्फ मतलब होगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया, मतलब कौन चीज़ में, मोमेंटम में बदलाव, संवेग में बदलाव का मतलब हुआ। रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब क्या होता है, अब देखना यहाँ से, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्शियस मोमेंटम मतलब पी लिख देते हैं। रेट मतलब क्या होता है, टाइम, कितना किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो वो कैसे लिखा था, मास वेलोसिटी, अब बाई में क्या हो जाएगा, टाइम। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। आपसे पूछा चेंज इन वेलोसिटी तो ए हो गया, अच्छा चेंज इन मोमेंटम तो ए हो गया, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछेगा तो बाई में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे का मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक अगर पढ़े तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है। दोनों का मतलब समझ में आया, अच्छा। ऑफ द बॉडी, बॉडी मतलब यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स तो सोचो, ये मूव किया तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किए होंगे, तो उस फोर्स का नाम दिया मैं एफ। ये जो मूव किया इस स्पीड से, तो क्यों मूव किया, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसका नाम दिया एफ। तो ये क्या कर रहे हैं कि एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज कॉन्शियस इन मोमेंटम, पी लिख रहा हूँ मतलब मोमेंटम। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं होता है। अच्छा, प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है आप ये भी जानते हैं, इसको हटा दे आप। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, अगर मैं कैसे भी ले लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सा, ये ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं, मैं ऐसा ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये देखना, ये दो तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे या फिर इसको ऐसे। इसको बोलते हैं कौन चीज़, समानुपाती, इसको व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर ए बढ़ेगा, देखना है डायरेक्ट मतलब सिंपल ए 1 के बाई में नहीं होगा, सिर्फ ऊपर में होगा। अगर ए क्या कहता है कि ए अगर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आर घटेगा तो मास भी क्या होगा, घटेगा, मतलब एम भी क्या होगा, घटेगा। जबकि इसमें उल्टा कहता है, अगर ए बढ़ा, आर मतलब बढ़ा, तो मास क्या हुआ, घटा। अगर ए घटा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये जस्ट उल्टा होता है, इनवर्स इसके लिए बोलते हैं, और इसको डायरेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको, यही बात हम लोग कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कॉन्शियस मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम को हम लोग यही चीज़ कहें तो ये क्या हो जाएगा, मास v माइनस यू बाई कॉन्शियस टी मतलब टाइम। टाइम कौन सा टाइम है, जैसे यहाँ से हम लोग इमेजिन के पिछला वाला जो फिगर बनाए थे, फर्स्ट u स्पीड से v स्पीड लाने में जो टाइम लगा होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं टाइम t से। न्यूटन, ये किन्होंने दिया, न्यूटन ने दिया। तो न्यूटन ने क्या किया कि एक इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और वो k माना बाई t, और k का वैल्यू न्यूटन साहब फिक्स कर दिए कि ये 1 के बराबर होता है। और इसको आप 1 के ही बराबर हमेशा लेना होगा। वो ए कांस्टेंट समझ सकते हैं कि फिक्स है, न्यूटन के द्वारा ही फिक्स है, तो इसको भाई आप 1 ही लेना पड़ेगा। तो एफ इजकल टू अपने पास मास, इसको v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं क्या, इसको t को थोड़ा इसके साथ लिखते हैं। और ये याद होगा, ये त्वरण का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। और यही चीज़ कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इजकल टू एम ए। सारी कहानी आपको समझ में आ रहा होगा कि ए क्या है, एफ इजकल टू एम ए आपको फॉर्मूला किससे आया, तो इससे आया। और ए एक्चुअली ए
हम लोग उसको फॉर्म चेंज करके लाएं। एक्चुअली ये फार्मूला, ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बात कहता है क्या, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। ठीक है, इतना याद रखना होगा। अब इसका क्या क्या मीनिंग है आप समझते हैं फटाफट। एफ इजकल टू एम इंटू ए। एफ क्या है फोर्स, एम क्या है मास, ए क्या है एक्सेलरेशन। एफ क्या है बल, एम क्या है द्रव्यमान, ए क्या है त्वरण। ए हम लोग सेकेंड लॉ से निकाल लें। अच्छा, यहाँ से यूनिट पूछ देगा तो ए सा यूनिट पूछेगा तो हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है। एक्चुअली 1 न्यूटन इजकल टू कितना होता है, तो जानते हैं मास को केजी और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं, तो 1 न्यूटन इजकल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। डायमेंशन पूछेगा तो कौन चीज़, एफ का डायमेंशन, तो देखना मास लेंथ और टाइम होता है, इसी से बनता है। एम कितना है, ए गो है। एल कितना है, ए गो है। टाइम क्या गो है, 2 गो है, नीचे में है लेकिन, तो ऊपर लाने के लिए माइनस लगाना पड़ता है, तो ए इसका क्या होगा डायमेंशन। तो ये बात हम लोग समझ गए। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से है ऐसा, 10 kg, बंदा नहीं बॉक्स है, 10 kg का है, इस डायरेक्शन में ये u के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ स्पीड इंक्रीज होके 10 kg ही मास है, इंक्रीज हो करके ये मान लीजिए इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो करके ये कितना हो गया, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगा 5 सेकेंड लगा। कितना, 5 सेकेंड। तो यहाँ से फाइंड करना है आपको कि भाई एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना। पहले नॉर्मल सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो देखिएगा हम लोग पढ़ चुके हैं सेकेंड इक्वेशन। चलिए यहाँ पे तो खैर जरूरत नहीं, देख लीजिए। इनिशियल u इजकल टू, आपको इनिशियल ये क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग तो u ही है। फाइनल कितना है, v 10 है। फाइनल मतलब अंतिम वेग हम लोग जानते हैं। से इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, तो ये तो डिस्टेंस को एस से इंडिकेट करते हैं, तो ये तो 10 हो गया। अच्छा, टाइम यहाँ से कितना हो गया, तो टाइम अपने पास कितना है, यहाँ से 5 सेकेंड में। ठीक है, 5 सेकेंड, और निकालना है ए। अब देखो मेरे पास क्या क्या फार्मूलाज है। एक तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं v माइनस यू बाई क्या होता है, टी होता है। अब यहाँ से देखो, अगर कोई 3, यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू, ए टी वी यू, इसमें इधर का पूरा वैल्यू अगर दिया रहेगा तो हम लोग एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखना टाइम तो दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, u दिया हुआ है क्या, u नहीं दिया हुआ है। ठीक है, u नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, गौर करो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ जाते हैं, थोड़ा उस पर देख लेते हैं कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू आप जानते होंगे, होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू आप जानते होंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा नंबर जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सोचिएगा, किसी तरह अगर ये फार्मूला मुझे अप्लाई करने हैं तो किसी तरह मुझे u का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग सोचिए, इस वाले इसमें तो अप्लाई नहीं कर सकते। देखना u तो निकालना है, v है, एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम तो पता है, 2 क्वांटिटी इसमें पता नहीं, एक तो u पता नहीं है, a भी पता नहीं, तो ये फार्मूला का यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें देखिए s इक्वल टू u नहीं पता, t पता है, s कौन चीज़ है, डिस्टेंस मुझे पता है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कौन सी, प्रारंभिक वेग, टाइम मुझे पता है 1/2 एक्सेलरेशन, और यहाँ टी स्क्वायर। यहाँ पे देख लो एक्सेलरेशन और यहाँ u, ये भी पता नहीं है। यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं, u स्क्वायर और यहाँ से, अच्छा v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, सब में क्या हो गया, एक्सेलरेशन सब में शामिल हो गया। तो यहाँ से हम लोग सोचो कोई उपाय लगा सकते हैं क्या, कोई यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला लगा करके क्या u को निकाल सकते हैं या फिर एक्सेलरेशन को हम लोग निकाल सकते हैं क्या, दिमाग लगाओ, क्या निकाल सकते हैं कि, तो हम लोग क्यों क्या करना होगा, इसी फॉर्म में आंसर दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत क्या है, इसी फॉर्म में आंसर देंगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हम लोग को पता है F इक्वल टू मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यहाँ भी अब इसके लिए भी फोर्स पता नहीं, एक्सेलरेशन पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल हम लोग u के फॉर्म में आंसर लाएंगे। कौन चीज़ के फॉर्म में, u के फॉर्म में आंसर लाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये देखिएगा,
तो ऐसा करते हैं, इसको हटा दें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसको हटाते हैं क्योंकि इसी से एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। देखिएगा तो यहाँ से एक्सेलरेशन u, ये v का वैल्यू कितना है 10 माइनस u बाई टी कितना है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5a, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना u, अच्छा a कितना हो जाएगा, इसको सुंदर सा लिख लेते हैं 5a माइनस u, माइनस आके इधर प्लस इसकल टू कितना 10, a क्या हो जाएगा, इक्वेशन निकालेंगे। बात समझ पा रहे कि इससे एक इक्वेशन निकल जाएगा, इससे एक इक्वेशन निकालेंगे और x ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इससे एक और इक्वेशन निकालेंगे। दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इससे इक्वेशन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको हटा दें, वहाँ पे s कितना है हम लोग के पास 10 है, u पता नहीं, टाइम कितना है 5 है, 1/2 एक्सेलरेशन पता नहीं, टाइम मेरे पास 5 है, टाइम का होल स्क्वायर, 10 ये 5u और a 1/2a, ये कितना हो जाएगा 25। अच्छा इसको एलसीएम ले लें तो 10, ये हो जाएगा 10u प्लस 25a बाई कितना 2 को इधर भेज दो तो 20, 10u प्लस 25a हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2u प्लस 5a, 2u प्लस 5a इक्वल टू कितना 4। ये इक्वेशन कितना हो गया अपने पास 2 हो गया। देखो तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हम लोग को सॉल्व करने आता है कि नहीं, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करके दिखा दे फटाफट। यहाँ से 5a प्लस u इक्वल टू 10 और 2 ऐसा करते हैं 5a पहले प्लस 5u 2u इक्वल टू 4। अच्छा इसमें 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाता तो बात बन सकता, तो यहाँ 2 करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें भी क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया, ये माइनस माइनस माइनस, एक कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5a, अच्छा a कितना हो जाएगा 20 में से तो a 16 हो जाएगा, a इक्वल टू 16 बाई कितना 5, और यही आपसे क्या कर रहा था पूछा था। तो आगे u निकालने की जरूरत ही नहीं, छोड़ देंगे यहीं पे, नहीं तो u निकालना चाहे तो आप निकाल सकते। एक 10 kg का मास है और इस पे मैंने क्या किया 10 न्यूटन का मैंने फोर्स इस पे अप्लाई कर दिया, ठीक 10 न्यूटन का अप्लाई किया, जिसके कारण से A जो है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने लगा। कुछ टाइम बाद ये 10 kg का मास जो है, आप समझो कांस्टेंट हम लोग स्पीड अप्लाई किया, ठीक है, कुछ समय के बाद ये v स्पीड होता है। सपोज मान लीजिए कि कोई स्पीड हो गया v, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसको फोर्स लगाया सडन छोड़ दिए तो कुछ स्पीड चला जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाता है। और इस डिस्टेंस कुछ ट्रैवल करे, इसको 10 मीटर डिस्टेंस हम लोग मान लिए, टाइम भी लगा होगा तो मान लीजिए 5 सेकेंड लगा, तो यहाँ से आपको निकालना है कि v का वैल्यू क्या होगा। तो गौर करिए, मास इंटू, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा भयंकर बात होगी। ये मास देखिए तो सॉरी फोर्स देखिए तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन, मास गौर करिए मास कितना है 10। अच्छा एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, तो मुझे तो v निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना था, क्या होता है v माइनस u बाई 2 t होता है, ठीक है। तो यहाँ से गौर करिए तो ये 10 इधर 10 और ये v क्या होता है फाइनल वाला, तो फाइनल तो v तो v है, u क्या होता है इनिशियल वाला स्पीड तो 5 है, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में तो 5 लगा, तो इतना। और समझिएगा इस 10 से 10 कैंसिल, ये 5 आके इधर इंटू कर लेगा तो ये हो जाएगा 5, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आके ऐड होगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 5 चला होगा, कुछ टाइम के बाद वो 10 हो गया, इसका मतलब स्पीड में फोर्स में क्या हुआ इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि F इक्वल टू मास A हम लोग को क्लियर है, A तो है, गौर करिए इस पे मैंने चलिए 15 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया और ये मास जो है 2 kg का है, क्लियर है, कितना है 2 kg का। कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आया, ठीक है, और ये स्पीड इसका कितना हो गया तो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से जो गया इसका टाइम मान लीजिए 10 सेकेंड के बाद इतना आया, ठीक है। और आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, यहाँ से जो यहाँ से फोर्स लगाए तो इसका कुछ स्पीड होगा u,
तो इसका निकालना है u का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल f इजकल टू मास इंटू एक्सलेशन, f मास ये क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई कितना t। अब यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है, लेकर के डाल देंगे। क्या निकालना है? u निकालना है, तो इसको निकाल देंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही आप बुक में देखेंगे तो इस तरह के वर्ड में प्रॉब्लम दिए जाते हैं, तो सभी पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसे क्वेश्चन पूरा याद भी नहीं है, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, अपना व्यवस्था लगा रहा हूँ कि किस तरह से आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल कराया जाए। तो न्यूमेरिकल भी आपको इस पर करा करके मैं प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए, इसमें आपको इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये मोमेंटम फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है। अच्छा, एक लास्ट में एक बात है कि आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट लॉ जो आया है वो सेकेंड लॉ से ही आया हुआ है। देखिएगा कैसे, जैसे मास इजकल टू एम है। फर्स्ट लॉ हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट चाहता है कि ज़िंदगी भर मूव करते रहे, अगर मूव कर रहे हैं तो रेस्ट में, तो रेस्ट में चाहेगा। तो मान लीजिए कि एक बंदा है जिसका कुछ एम मास है और यहाँ पे इसका स्पीड क्या है, भी है। कुछ टाइम बाद, मान लीजिए टी टाइम बाद, इसको देखा गया इसका स्पीड भी ही रह गया। कुछ टाइम के बाद उसका स्पीड भी क्या था, भी था। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इजकल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल भी है और माइनस इनिशियल भी ही है और बाई टाइम ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मास इंटू क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, मास। टोटल फोर्स कितना हो गया, जीरो। इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। जब फोर्स इस पे जीरो लग रहा है, इसका मतलब है फोर्स नहीं लग रहा है तो भी क्या कर रहा है, भी के स्पीड से जा रहा है। तो ये जिंदगी भर क्या चाहेगा कि भी के स्पीड से जाते रहे, क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता जब तक रुकेगा नहीं या फिर मूव नहीं करेगा। इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया गया है, जीरो लगाया, फिर भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कब तक मूव करेगा, तो जिंदगी भर मूव करता रहेगा। तो यही चीज़ आपको बताता है। अगर ये मान लीजिए अगर जीरो ले ले और यहाँ भी अगर जीरो ले तो जीरो माइनस जीरो बाई टी इक्वल टू जीरो, तो भी क्या हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये समझिएगा, ये जीरो कर दे तो ये भी जीरो ले ले, तो ये जीरो जीरो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या बताएगा कि अब क्या करेगा, भी क्या है, जीरो है। इसका मतलब है इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है तो रेस्ट में है, इसका मतलब मूव ही नहीं करेगा। तो जिंदगी भर क्या चाहेगा, रेस्ट में रहे। अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहे, रेस्ट में रहता रहे। तो यहाँ से हम लोग इसी सेकेंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ को हम लोग क्रिएट करते हैं। एक्चुअल सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो पहले थर्ड लॉ मैं पढ़ाऊँगा, वहाँ से आपको तीनों को रिलेट करके दिखाऊँगा। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी बन सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, जब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें।